हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी क्लास कॉम्पिटिशन एंड यू। मैं विपिन कुमार। हम पढ़ते हैं पॉलिटिक्स। तो मैंने आपको बताया था कल जो लास्ट क्लास थी, कल मैंने आपको बताया था कि जो ये 1946 का जो कैबिनेट मिशन था, जो 1946 का मिशन था, कौन सा मिशन था? कैबिनेट मिशन जो था। तो कैबिनेट मिशन के दो उद्देश्य थे। एक था संविधान सभा का निर्माण करना, और दूसरा था भारत में अंतिम सरकार बनाना। भारत में अंतरिम सरकार बनाना। तो हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान सभा की। तो मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान सभा में कि जो भारतीय संविधान सभा थी, जो उसके सदस्य थे, उसके सदस्य थे 389। 389 उसके सदस्य थे। ये जो 389 सदस्य थे, ये दो जगह डिवाइड हुए थे। दो जगह कैसे डिवाइड हुए थे कि जो 389 सदस्य थे, इनमें से 93 जो सदस्य थे वो रियासतों के थे, और जो 296 सदस्य थे इनका चुनाव हुआ था। कल हमने यहां तक पढ़ लिया था कि जो 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों के थे, जिनका निर्वाचन नहीं हुआ था, जो डायरेक्ट ही वहां के राजा महाराजाओं ने भेज दिए थे। अब जो ये 296 सदस्य थे, इन 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। मैंने आपको बताया था कि इनका जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कहने का मतलब अप्रत्यक्ष मतलब कि जनता ने डायरेक्ट इनको नहीं चुना था। जनता ने अपने सदस्य चुने, उन सदस्यों में से सदस्य चुने गए। जनता ने 1585 सदस्य चुने थे। उन 1585 जो आपके ये 1585 सदस्य थे, ये जनता के द्वारा चुने गए। और जो ये सदस्य 1585 सदस्य जो थे, इन सदस्यों ने इन 389 सदस्यों को चुना, जो भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। कल हमने इतना पढ़ लिया था। अब इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो जो चुनाव हुआ, ये चुनाव हुआ था 296 सीटों पर। 93 जो सीट थी वो थी भारतीय राजाओं की। भारतीय राजा मतलब देशी रियासतों की। अब इन देशी रियासतों पर चुनाव नहीं हुआ। मैंने आपको कल भी बताया था कि चुनाव क्यों नहीं हुआ। ये चुनाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर चुनाव होता तो जो वहां की जनता थी, उस राजा की प्रजा थी, वो अपने खुद के सदस्य नहीं चुन पाती। क्यों? क्योंकि जनता अपना सदस्य चुनना चाहती थी, और इसमें क्या होता कि राजा की इमेज गिर जाती। इसलिए राजा, वहां के राजा थे, जो देशी रियासतें थी, उन्होंने अपने ही खुद के पसंद के जो सदस्य थे वो इस संविधान सभा में भेजे थे। अब बात कर लेते 296 सदस्यों की। तो जो 296 सदस्य थे, मैंने आपको बताया कि इसमें से जो 292 सदस्य थे वो आपके ब्रिटिश प्रांत के थे। ब्रिटिश प्रांत के थे। और जो बाकी 4 सदस्य थे, ये 4 सदस्य कौन से थे? भारतीय कमिश्नरी के थे। भारतीय कमिश्नरी के थे। और मैंने आपको बता दिया था कि वो जो 4 सीट थी या जो 4 सदस्य थे, ये कौन कौन से थे? ए, बी, सी और डी। ये मैंने आपको चारों बताए थे कल। कौन कौन से चारों थे? ए का मतलब अजमेर था। बी मतलब बलूचिस्तान था। सी मतलब कुर्ग था, जो वर्तमान में कर्नाटक है। डी मतलब दिल्ली था। इतना भी मैंने आपको बता दिया था। ये मैंने आपको सब बता दिया था, बस दोबारा रिवीजन करा रहा हूं इसका, कभी आप भूल गए हो। ठीक, तो अब इन सीटों पर चुनाव होना था। इन पर चुनाव हुआ भी था, मैंने कल आपको बता दें, इन पर चुनाव हुआ। अब जो 292 सीट थी, इसके अंतर्गत एक बात आती है
उसको देखो। क्या कि इसमें क्या हुआ, जब चुनाव होना था, चुनाव होने से पहले की बात कर लेते हैं एक बार, कि जब चुनाव होना था तो उससे पहले कितने कितने सीट डिवाइड करी गई थी। तो बात करें तो ये 3-4 जगह बटा हुआ था। कौन कौन सा था? देखो बात कर लेते हैं। बात करें कि जो सामान्य क्या था, सामान्य वर्ग, एक आपका मुस्लिम वर्ग था और एक आपका था सिख वर्ग। ये 3 जगह बटा हुआ था। और बात करें इसकी तो जो सिख वर्ग था उसको 4 सीटें थी, कि 4 सीटों पर सिख वर्ग चुनाव लड़ेगा। जो मुस्लिम वर्ग था वो 79 सीटें थी। और बात करें इसकी सामान्य वर्ग की, तो सामान्य वर्ग की 213 सीटें थी। 213 सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई थी, मुस्लिम वर्ग के लिए 79 हुई थी और सिख वर्ग के लिए 4 सीटें आरक्षित हुई थी। ये जो सामान्य वर्ग था, इस सामान्य वर्ग में हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, ये सब धर्म के लोग आते थे जो कि सामान्य वाले में थे। ठीक, अब इसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव मैंने आपको बताया अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था और एकल संक्रमणीय से हुआ था। इन सीटों पर आपको ये आरक्षित कर दी कि इतनी इतनी सीटें इनकी बांट दी गई। आप ये आपको बताया जाए तो ये वर्गों के आधार पर बटा था, यानी कि समुदाय के आधार पर बटा था। ये सामान्य है, ये मुस्लिम, ये सिख। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वर्गों के हिसाब से या वर्गों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया और कितनी कितनी सीट किसको दी गई थी, क्या इतनी सीटों पर आप चुनाव लड़ोगे। ठीक, इसके बाद बात आगे करें तो इसमें जो महिलाएं थी, महिलाएं थी 15 सीटें। बात करें एससी की, यानी कि अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति की 26 सीटें थी। बात करें एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, तो उनकी 33 सीटें हुई थी। इसको एक बार लिख लीजिए, ये सवाल कई बार आया है, ये वाला। ठीक है, कोई कोई मतलब कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 15 सीटें थी या 9 सीटें थी या 8 महिलाएं सीट थी। तो बात करें जो ये 15 सीटें थी, जो 15 सदस्य थे, ये भारतीय संविधान सभा में थे। बात करते हैं बच्चे 8 सदस्यों की, कि सर 8 महिला सदस्य थे। तो बच्चों 8 महिला सदस्य कब थी? जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान बना था, अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो इस सभा में उस टाइम ये महिलाएं जो थी वो 8 जो थी वो उपस्थित थी। 8 महिलाएं उपस्थित थी, जो बाकी 7 थी ये अब्सेंट थी उस टाइम पर। तो कहने का मतलब 8 महिलाओं के हस्ताक्षर हुए थे संविधान के ऊपर, इसलिए हम 8 पढ़ते हैं। वो 8 यहाँ नहीं है, वो 8 यहाँ है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, अब चुनाव हुआ तो चुनाव का परिणाम आया। उस परिणाम को एक बार देख लेते हैं कि क्या उसका चुनाव का परिणाम आया था। हमने बताया था कि जो 296 सीटों पर हुआ था चुनाव, टोटल सीट 389 थी। चलो एक बार शुरू से लिख देता हूं पूरा। टोटल सीट थी 389, 389। इन 389 में चुनाव हुआ था 296 पर चुनाव, यानी कि निर्वाचन हुआ था। और 93 जो थी वो थी देसी रियासत सदस्य है। ठीक, हमने बात करी कि 296 सीटों पर चुनाव हुआ। मैंने आपको वर्गों के हिसाब से बता दिया कि सामान्य वर्गों को 213 सीट कहा गया था,
बात करें मुस्लिम के लिए तो 79 सीट हुई थी कि ये 79 सदस्य जो होंगे वो इसके होंगे। इसके अलावा 4 सदस्य जो थे वो सिखों के होंगे, और जो सामान्य था उस सामान्य में हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, बाकी धर्म आ गए थे। तो 296 की बात करें, जब परिणाम आया, जो चुनाव का परिणाम आया, तो देखो क्या हुआ कि जो 208 सीटें थी वो कांग्रेस को मिली। कांग्रेस को 208 सीट मिली। कितने में से? 296 सीट में से 208 कांग्रेस को मिली। बात करें मुस्लिम लीग को तो 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली। 79 इनकी तय हुई थी, मगर ये 79 पर नहीं जीत पाए, 73 पर ये जीते थे, यानी कि 73 जो सदस्य थे वो मुस्लिम लीग के थे। और बात करें कितनी हो गई है, इसके अलावा जो 8 सीटें थी, जो 8 सदस्य थे वो निर्दलीय थे। 8 निर्दलीय सदस्य हुए। जो 7 सीटें थी वो अन्य छोटी छोटी पार्टियों की थी, राज्य पार्टियों की थी, जैसे कृषक पार्टी थी, एसएससी पार्टी के 7 सदस्य थे। अब टोटल कर लो कितने हुए, 208 और 8 216, 216 और 7 223, 223 और 73 296 सीट। जो 296 सीट थी, ये इस प्रकार इनका जो परिणाम आया चुनाव का, वो ये सीटें इन्हें इस हिसाब से मिल गई। सीट मतलब सदस्य। अब देखो कांग्रेस, यानी कि पूरा पूरा बहुमत कांग्रेस को था। 296 में से 208 सीट कांग्रेस के हाथ में आई, 73 मुस्लिम लीग के हाथ में आई, और 8 जो सदस्य थे वो निर्दलीय थे, और जो छोटी छोटी पार्टी थी, राज्य पार्टियां थी, उनको 7 सीटें प्राप्त हुई। और जब ये 7 जो 208 सीटें कांग्रेस को मिली, तो एक व्यक्ति थे। अब देखो जो 208 मिल गई, इसका मतलब क्या हो गया कि जो संविधान सभा में टोटल 389 हैं, 389 में से 93 तो चुनाव हुआ ही नहीं है। अब 296 में चुनाव हुआ है। अब 296 में से ये 208 सीट मिल गई, इसका मतलब कि संविधान सभा जो हो गया उसके अंदर पूरा वर्चस्व कांग्रेस का होगा, क्योंकि 296 208 सीट मिलना बहुत बड़ी बात है। यानी कि पूरे का पूरा जो वो होगा, उनका पूरा पूरा वर्चस्व कांग्रेस का होगा। तो इसको देखते हुए बहुत सारे वाक्य आए हैं, बहुत सारे कथन आए हैं, कथन अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग कथन दिए हैं। तो एक व्यक्ति थे ग्रेनविल ऑस्टिन, एक व्यक्ति थे ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था जब 208 सीटें कांग्रेस को मिली कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। ये कथन किसने दिया था? ये दिया था ग्रेनविल ऑस्टिन ने, जो एक अंग्रेज थे, कि कांग्रेस संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। क्यों है? क्योंकि 296 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। ठीक। अब इसके अलावा हुआ क्या कि जब 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, जो 73 सीट थी मुस्लिम लीग की, अब मुस्लिम लीग ने देखा कि जो सारी की सारी सीट है वो तो कांग्रेस के पास चली गई, पूरा बहुमत कांग्रेस के पास चला गया। तो मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे, हमारे लिए एक अलग संविधान सभा बनाई जाए। अब इन्होंने इस चीज को मना कर दिया, मगर बाद में ये मान गए थे। बाद में इनका समझौता हो गया था। इनके 4-5 सदस्य जो थे, वो जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके अंदर भी थे, आसफ अली थे, लियाकत अली थे, वो इनके जो सदस्य थे, वो इसके संविधान जो आपकी वो बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी, उसके मंत्री बने थे बाद में। इसके बाद इतना हो गया। अब इसको हटाता हूँ, इसके आगे चलते हैं। वो कथन जरूर याद कर लेना। अगर कोई अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा हो पेपर की, तो कथन जरूर याद करते चलना कि किसने क्या कहा था। किसने क्या कहा था? ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने।
ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि कांग्रेस संविधान सभा है, कांग्रेस संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। ये बात कही थी ग्रेनविल ऑस्टिन ने। देखो मैं लिखा हूं एक बार, इन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस संविधान सभा है, संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। और संविधान सभा ही कांग्रेस है। ये वाक्य था ग्रेनविल ऑस्टिन का। ठीक, इसको याद कर लेना, लिख लेना इसको एक बार। अगर संविधान सभा का निर्माण हो गया, अगर संविधान सभा का जो सदस्य हो गए, तो देखो अब इनकी कुछ बैठक हुई है। हम सारी की सारी बैठक पढ़ेंगे कि कितनी बैठक हुई है, कितने अधिवेशन हुए हैं इस संविधान सभा के। तो बात करते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक, प्रथम बैठक दिख रहा है सर? प्रथम बैठक। तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? आप सभी को पता है कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। बात करें ये बैठक जो हुई थी ये कहाँ हुई थी? तो ये बैठक जो आपकी हुई थी वो हुई थी, ये हुई थी आपकी सेंट्रल हॉल, और सेंट्रल हॉल कहाँ है? न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली या दिल्ली लिख लो। ये हुई थी आपकी दिल्ली के अंदर। दिल्ली में आपकी सभा हुई। भारतीय संविधान सभा जो थी उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सेंट्रल हॉल दिल्ली में हुई। और कितने बजे हुई ये भी देख लो एक बार। ये 11 बजे सुबह में हुई। सुबह में ये 11 बजे जो थी ये प्रथम बैठक हुई। बच्चों एक बात याद रखो कि जो प्रथम बैठक हुई वो 11 बजे ही क्यों हुई? या जो भारत की जो संविधान, जो भारत की जो वर्तमान में संसद है, जो संसद है वो जो प्रारंभ होती है वो 11 बजे प्रारंभ होती है। क्यों होती है? वो इस वजह से प्रारंभ होती है क्योंकि जो संविधान सभा की पहली बैठक थी उसकी जो स्टार्टिंग थी वो 11 बजे हुई थी। इस वजह से अब तक वर्तमान तक जो संसद है उसका प्रारंभ सुबह 11 बजे से होता है। 11 बजे से 12 बजे तक। 12 के बाद आपका शून्यकाल आता है। ठीक है। इसके अलावा बात करें इसके अध्यक्ष की, तो उस टाइम कोई अध्यक्ष बनाया नहीं गया था। उस टाइम कोई सा भी अध्यक्ष नहीं था। तो हुआ क्या जब अध्यक्ष नहीं था? क्योंकि अध्यक्ष होना भी जरूरी था। तो इस संविधान सभा जो पहली बैठक थी इसके लिए एक अध्यक्ष बनाए गए और वो बनाए गए थे अस्थायी तौर पर। और कौन थे वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की प्रथम बैठक का जो भारतीय संविधान सभा थी उसका अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। कैसा अध्यक्ष बनाया इनको? अस्थायी। अब इनको जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया वो क्यों बनाया? क्योंकि बाकी सदस्य ही बन सकते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, पंडित वो बाकी नेता भी थे। क्यों बनाया? इन्हें इसलिए बनाया क्योंकि ये उस टाइम सबसे उम्रदराज थे या सबसे बुजुर्ग थे या सबसे सीनियर थे। जो सबसे ज़्यादा एज के थे उस टाइम वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अब एक बात आती है
कि जो अस्थायी जो अध्यक्ष बनाया गया ये हमने कहाँ से लिया है, यानी कि किसके तौर पर हमने ये बनाया या किससे प्रेरित होकर हमने ये बनाया। तो एक सदस्य थे इस संविधान सभा के, उनका नाम था जेबी कृपलानी। उनका नाम था जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी ने इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया था, यानी कि इनके प्रस्ताव से, जेबी कृपलानी के प्रस्ताव से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था उम्र के हिसाब से, कि जो सबसे बुजुर्ग है उसको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाए। ये बात कही थी जेबी कृपलानी ने। और ये कहाँ के संविधान से बात आई थी इनकी? ये हुआ था फ्रांस के संविधान से, या फ्रांस से हमने ये लिया था। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तब ऐसे ही हुआ था कि जो संविधान सभा बनाई जा रही थी उसके जो उम्रदराज व्यक्ति थे उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और उसको देखते ही हमारे जो भारत के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य जेबी कृपलानी ने, इनके कहने पर संविधान सभा के सभी सदस्यों ने सहमति से डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक, तो हमने कितना सीखा इसमें कि जो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहाँ हुई? सेंट्रल हॉल दिल्ली में हुई। कितने बजे हुई? स्टार्टिंग सुबह 11 बजे से हुई। ठीक, इसके अलावा उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो उसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। ये अस्थायी अध्यक्ष का जो पद था वो किसने बताया था कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो ये बताया था जेबी कृपलानी ने। और जेबी कृपलानी ने कहाँ से प्रेरित होकर किया था? फ्रांस की क्रांति से होकर या इन्होंने प्रेरित हुए थे कि अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाए। बात करें 11 बजे की, तो इसके तौर पर या इसके आधार पर ही भारत की जो संसद है वो वर्तमान में भी 11 बजे स्टार्ट होती है। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा इतना। आगे चलते हैं, इसको हाथों हाथ नोट करते जाना। अब क्या हुआ कि 2 दिन के बाद संविधान की दूसरी सभा हुई या संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। तो क्या हुआ? द्वितीय संविधान सभा बैठक। द्वितीय संविधान सभा बैठक। जो दूसरी संविधान सभा बैठक हुई ये कहाँ हुई? ये भी वही हुई। कहाँ? सेंट्रल हॉल दिल्ली। सेंट्रल हॉल दिल्ली में ये बैठक हुई। कितने बजे हुई? वही टाइम सेम 11 AM। अब इस संविधान सभा में क्या हुआ? इसमें ये बैठक क्यों हुई थी? ये बैठक इसलिए हुई थी क्योंकि जो पहले हमारे अध्यक्ष थे वो अस्थायी थे। इस सभा में हमें इस जो बैठक हुई थी, इस बैठक का मेन उद्देश्य था कि जो संविधान सभा है उसका एक स्थायी अध्यक्ष बनाना, कि एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाए। तो इसमें क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या हो गए थे? स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। स्थायी अध्यक्ष वही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान की दूसरी बैठक में ये हुआ था। जो संविधान सभा की दूसरी बैठक थी इसमें हुआ था, दिल्ली में बैठक हुई थी, वही सेंट्रल हॉल 11 बजे। और इसका उद्देश्य था कि किसी व्यक्ति को स्थायी अध्यक्ष बनाना। तो इसके आधार पर या इसके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। इसके आगे बात करें तो इसमें दूसरा जो हुआ था, इस बैठक में एक काम और हुआ। वो काम क्या था कि जो डॉक्टर बी एन राव थे, इसका दूसरा उद्देश्य था
दूसरा उद्देश्य ये कि डॉक्टर बी एन राव, जो डॉक्टर बी एन राव थे, डॉक्टर बी एन राव को संविधान सभा का सलाहकार बना दिया गया। संविधान सभा के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी एन राव। और जो डॉक्टर बी एन राव थे वो कौन थे? वो एक आईएएस अधिकारी थे। डॉक्टर बी एन राव आईएएस अधिकारी थे। इन्हें भारतीय संविधान की दूसरी बैठक के द्वारा संविधान सभा का जो संविधान निर्माण होना था उसका सलाहकार बना दिया गया। ठीक, कि जो संविधान बनेगा वो इनकी सलाह के आधार पर बनेगा। ठीक, लिख लो, इसको लिख लिया वो। अब इसके आगे बात करें, तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, अब इसके बाद क्या हुआ कि जो संविधान सभा की दूसरी बैठक मैंने आपको बताई थी, कब हुई थी ये वाली? 11 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई थी, जिसके तौर पर दो निर्णय लिए गए। क्या निर्णय लिए गए? कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इन्हें भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो दूसरा इसका जो काम हुआ था, दूसरा जो उद्देश्य था या दूसरा जो कार्य किया इस संविधान सभा बैठक में, क्या हुआ? जो डॉक्टर बी एन राव थे, आईएएस अधिकारी थे, उन्हें क्या कर दिया गया? उन्हें भारतीय संविधान का सलाहकार बना दिया गया। ठीक, इसके बाद आगे बात करें तो इसके 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर के 2 दिन बाद, कब? 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जी ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा। इन्होंने एक प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? देख लेते हैं। इन्होंने एक प्रस्ताव रखा। क्या? इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि जो भारतीय संविधान होगा, जो भारतीय संविधान होगा, जो हमारा भारत होगा, उस संविधान के अंदर एक बात इन्होंने कह दी थी कि ऐसा होना है। कैसा? कि जो हमारा भारत हो वो पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति स्वतंत्र हो। दूसरा, इन्होंने कहा था कि जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक देश बनना चाहिए। भारत एक कैसा देश बनना चाहिए? लोकतांत्रिक। ये लोकतंत्र का अभी बताऊंगा क्या होता है। दूसरा बताया, तीसरा ने बताया कि भारत एक गणराज्य होना चाहिए, ये भी बताऊंगा क्या होता है। और एक इन्होंने बताया कि पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न होना चाहिए। पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न। अब इन चारों का मतलब क्या है पहले एक बार ही देख लेते हैं। स्वतंत्र का मैंने आपको बताया, इसका मतलब आजाद, कि भारत स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात करें लोकतंत्र की, यानी कि डेमोक्रेसी की, तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है कि जो भारत के जो लीडर होंगे, जो प्रधानमंत्री होंगे, ठीक, जो कार्यकारिणी आपकी वो होगी, मंत्रिमंडल, वो निर्वाचित होगी। कहने का मतलब है कि इसका मतलब हुआ भारतीयों के लिए शासन। लोकतंत्र का मतलब है कि भारतीय जनता का, तो भारतीय जनता का है, जनता के लिए जनता का शासन। इसे लाइन में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि जनता के लिए जनता का शासन। ठीक, ये हुआ। तो लोकतंत्र का मतलब है कि जो चुनाव होगा उसमें व्यक्ति ऐसे दोस्तों को चुनाव करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक, वो व्यक्ति जो जनता है उन जनता के लिए सुविधा के लिए कानून बनाएगी। ठीक, तो इसे कहते हैं लोकतंत्र देश। तो ब्रिटेन भी लोकतंत्र देश है, भारत भी लोकतंत्र देश है, पाकिस्तान भी लोकतंत्र देश है। ठीक,
इसके अलावा गणराज्य। अभी गणराज्य क्या होता है? लोकतंत्र तो मतलब समझ गए कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन जो होता है वो लोकतंत्र में आता है आपका। अब गणराज्य क्या है? देखो, जो ब्रिटेन है वो लोकतांत्रिक देश तो है मगर वो गणराज्य नहीं है। भारत गणराज्य भी है, लोकतांत्रिक भी है। तो इस गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब है कि जो देश का प्रथम आदमी होगा, प्रथम मतलब जो देश का सर्वोच्च नागरिक होगा, जैसे भारत में राष्ट्रपति, वो निर्वाचन के द्वारा होगा, ना कि वंश के अनुसार होगा। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो प्रथम व्यक्ति माना जाता है, जो फर्स्ट नागरिक माना जाता है, वो वहां की राजा महाराजा माने जाते हैं। ठीक, जैसे वहां के जो प्रधानमंत्री हैं मोरिस जॉनसन, वो प्रधानमंत्री हैं। ठीक, वहां की राष्ट्रपति की बात करें तो ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता, राष्ट्रपति की जगह वहां पर शासन चलता है राजाओं का। जैसे पहले एलिजाबेथ प्रथम थी सबसे पहले, उस टाइम पे शायद जॉर्ज है, कोई जॉर्ज नाम के कोई राजकुमार हैं जिनका वहां शासन है, वो राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है। इनका काम कुछ नहीं होता, क्योंकि जो सबसे बड़ा कार्यकारी होता है माना राष्ट्रपति जाता है। मगर एक बात देखो, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्हें एक वो थी, एक भारतीय महिलाएं थी, महिला, और क्या नाम था उनका? नाम था सरोजिनी नायडू। उन्होंने कहा था कि भारत का राष्ट्रपति ऐसा है जैसे सोने के पिंजरे में बंद तोता। कि जैसे सोने के पिंजरे में तोता बंद होता है ना, कि मालदार तो बहुत है मगर बेचारा क्या है, कैद है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। इसको करने के लिए मतलब अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता इसको होता, तैसे राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति काम करना नहीं है, जो बल्कि जो जितनी भी योजना प्रधानमंत्री बनाते हैं उनको हस्ताक्षर करना उनका काम है। बस जितनी भी योजनाएं बनाएंगे, योजना हमेशा हमारी प्रधानमंत्री बनाते हैं, राष्ट्रपति हमारी योजना नहीं बनाते। राष्ट्रपति का बस इतना काम होता है उन पर हस्ताक्षर करना कि उनको बनाना है या नहीं बनाना है। उन्होंने कहा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक, तो ऐसा देश जिसका जो प्रथम नागरिक निर्वाचन के द्वारा चुना जाएगा वो गणराज्य है। जैसे भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो सबसे सर्वोच्च नागरिक हैं, और उनका जो होता है उनकी नियुक्ति चुनाव के आधार पर होती है, उनका निर्वाचन होता है। ठीक, बात करें ब्रिटेन में तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ब्रिटेन में जो प्रथम नागरिक है वो वहां के राजा महाराजा माने जाते हैं। सही है, ये आपका गणराज्य की बात आ गई। बात करें पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि जो भारत है वो अपने आंतरिक या बाहरी जो मामले होंगे वो खुद के फैसले लेगा, यानी किसी दूसरे पर बाध्य नहीं होगा, किसी दूसरे का बाध्य नहीं होगा। भारत अपने जो फैसले वो खुद लेगा कि हमें ये नियम बनाना है या इस राज्य को 2 हिस्सों में बांटना है या क्या करना है, वो किसी दूसरे देश का आदेश नहीं मानेगा। इसे कहते हैं संप्रभुत्व होना। संप्रभुत्व मतलब, बात करें पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब होता है कि जो भारत होगा वो अपने आंतरिक फैसले हो या कोई बाहरी फैसला हो, उसका खुद का फैसला होगा, वो किसी देश का आदेश का बाध्य नहीं होगा, यानी कि उस पर किसी देश का आदेश नहीं चलेगा, वो अपने खुद के फैसले अपना आप लेगा। ये होता है संप्रभुत्व होना। अब ये जो इन्होंने प्रस्ताव रखा था, अब देखो ये चारों जो हैं, स्वतंत्र, लोकतंत्र, जो लोकतंत्र है आपका, गणराज्य और आपका जो संप्रभुत्व, ये आपका कहाँ लिखा हुआ है? प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये प्रस्तावना का आधार बना। ये प्रस्तावना का आधार बना। क्या बना कि जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट दी या एक प्रस्ताव रखा संविधान सभा के सामने। क्या रखा कि इन्होंने बताया कि भारत स्वतंत्र होना चाहिए, एक लोकतंत्र होगा, गणराज्य होगा और एक पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न होगा, और यही आपका प्रस्तावना का आधार बना था। ठीक है, इस प्रस्तावना के आधार को यानी कि इसको जनवरी 1947 में पारित कर दिया गया या स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार किया गया। इस भारतीय संविधान सभा ने इसे जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया, और ये आया कब था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें क्या क्या लिखा हुआ था कि भारत स्वतंत्र होगा, एक लोकतांत्रिक देश होगा, एक गणराज्य होगा, और भारत जो होगा वो पूर्ण संप्रभुत्व संपन्न होगा। और ये चारों किसके आधार बने? ये प्रस्तावना के आधार बने।
ठीक, तो इस हिसाब से हमारा प्रस्तावना का आधार बना था। इसके आगे बात करें